तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। कार्य क्या होता है? आवेश और गुने में विभवांतर। तो आवेश हमें 2 कूलम दे रखा है, विभवांतर 12 वोल्ट दे रखा है, यह जाएगा 24 जूल। 24 जूल इसका राइट आंसर। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं डैश कहलाता है। तो जिसमें जो कण है वो पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। तो सस्पेंशन और कोलाइड ये दोनों ही विजातीय मिश्रण होते हैं, लेकिन सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, लटका हुआ होता है सॉल्वेंट में। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः शोषण के प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है डैश कहलाती है। मतलब हम बलपूर्वक सांस लेंगे और उसके बाद जो हम बलपूर्वक सांस छोड़ सकते हैं तो उसका जो आयतन होगा, जो हमने बलपूर्वक सांस छोड़ा है, बलपूर्वक सांस लेने के बाद उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोर्ड ने इसका आंसर फेफड़े का आयतन दिया है, बट इसका राइट आंसर प्राणधार आयतन होगा, यानी कि वाइटल वॉल्यूम। एक्चुअली इसे प्राणधार क्षमता कहा जाता है, वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है, वाइटल कैपेसिटी। इसका आयतन, इसका आंसर सी होगा ना कि डी होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये एनसीईआरटी का कटिंग है, इसमें वाइटल कैपेसिटी जो आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ आयतन दिया हुआ है बट कैपेसिटी होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आयतन भी है तो चलेगा। यहाँ देखिए, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः शोषण के बाद निश्वासित कर सकता है उसे हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। सेम लाइन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, बट बोर्ड ने इसका आंसर फेफड़े का आयतन दिया हुआ है। फेफड़े का आयतन ये नहीं होता है, इसी वाइटल कैपेसिटी में जब हम रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड करते हैं तब जाकर के हमें फेफड़े का आयतन मिलता है, लंग वॉल्यूम मिलता है। तो इसका आंसर मैं तो यहाँ सी लगाऊंगा, मैं यहाँ डी नहीं लगाऊंगा, बट बोर्ड ने इसका आंसर डी दिया हुआ है। वैसे एक चीज और, ये देख लो, ये जो आपको इंग्लिश में हिंदी में दिया हुआ है सवाल, सेम सवाल यहाँ ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये सवाल पूछा गया हुआ है WVJE मेडिकल एंट्रांस में 2007 में, यानी वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के जो भी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें एडमिशन लेने के लिए वहाँ एंट्रेंस देना पड़ता है। अब तो ये नीट के थ्रू हो गया है, बट पहले हुआ करता था। उसमें देखो ये सवाल पूछा हुआ है, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन इफॉर्ट एज। ये सेम सवाल है, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में है। यहाँ इसका आंसर सी लगाया गया है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, और यही इसका राइट आंसर होगा, लंग वॉल्यूम नहीं होगा। यहाँ देख लो ऑप्शंस भी सेम है। अवशिष्ट आयतन को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, प्राणधार आयतन जो यहाँ दे रखा है यहाँ वाइटल कैपेसिटी होगा अगर यहाँ क्षमता होता तो, बट आयतन भी है तो कोई बात नहीं चलेगा। फेफड़े का आयतन लंग वॉल्यूम। तो सवाल भी एक है, ऑप्शंस भी सारे एक है, और इस एग्जाम में और जो मैंने अभी आपको एनसीईआरटी दिखाया, इस दोनों के अकॉर्डिंग आंसर हमारा सी होना चाहिए, बट बोर्ड ने इसका आंसर डी हुआ है। हमारा आंसर, यानी कि मैं आंसर आपको यहाँ पे सी बता रहा हूँ क्योंकि सी ही सही है। जब इसी प्राणधार आयतन में जब हम इस अवशिष्ट आयतन को जोड़ देंगे तब जाकर के हमारा फेफड़े का आयतन आता है। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? यह बल होता है अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में ये अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, ठीक है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा इस केस में। कौन से केस में? जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसी से आप कुछ पानी को निकाल दो, इसको थोड़ा सा गर्म कर दो तो ये हो जाएगा CaSO4.12H2O। अब ये हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस कड़े होने के दौरान, प्लास्टर ऑफ पेरिस कड़े होने का मतलब ये हुआ कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी को ऐड करेंगे, जब पानी को हमने हटाया तो जिप्सम से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, लेकिन जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी को डालेंगे तो क्या होगा? जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। जब हम इसे पानी डालेंगे तो ये और ज़्यादा कठोर हो जाएगा, कठोर होगा क्योंकि इसमें हमने पानी ऐड किया है। ये देख लो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया। इसका जो हम मोलिकुलर मास निकालेंगे और इसका जो हम लोग मोलिकुलर मास निकालेंगे, किसका ज़्यादा होगा?
जिप्सम का ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल में सवाल आपसे ये पूछा गया है कि जब जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा। द्रव्यमान का विस्तार होगा क्योंकि पानी वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा इसमें। उसके बाद द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम पानी डालेंगे तो द्रव्यमान का विस्तार तो होगा ही, साथ में ये होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो हीट इवॉल्व होगी, ऊष्मा निकलेगी। तो द्रव्यमान का विस्तार होगा और ऊष्मा भी निकलेगी। ये दोनों इसका राइट आंसर होगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है ये? एम्पियर। जूल ये कार्य या फिर ऊर्जा का एसआई मात्रक, वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का, और कूलम हो गया आवेश का। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डैश द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। ये हो जाएगा हार्ट। जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ खुरदरे पदार्थ क्यों लगाते हैं? खुरदरे पदार्थ इसलिए लगाते हैं ताकि वहां पे कुछ फ्रिक्शन रहे और पकड़ बेहतर पकड़ प्राप्त करने हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए। वात्य भट्टी में आयरन ऑक्साइड को डैश द्वारा गर्म किया जाता है। जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें आयरन ऑक्साइड जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब आयरन का ओर है, तो यहाँ से आयरन को प्राप्त करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा गर्म किया जाता है। इन ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया जाता है, इन ऑक्साइड्स का रिडक्शन होता है और ये रिडक्शन करवाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। नियासिन डैश का एक रूप है। नियासिन ये बोला जाता है विटामिन B3 को। विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन, याद रखिएगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B1 को हम लोग बोलते हैं थियामिन, और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को, और विटामिन B1 को थियामिन। विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 को बोलते हैं सियानोकोबालामिन। कोबालामिन में जो को है यहां से आप याद रखना कोबाल्ट, क्योंकि विटामिन B12 में कोबाल्ट मिलता है, कोबाल्ट धातु। सहसंयोजकता यौगिक यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये लो होता है। इसके बाद जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारियां होती है, तब जाकर के ये बॉन्ड बनती है, तब जाकर के ये यौगिक बनती है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करें। इसी का उल्टा आप कर दो, उल्टा यानी कि 1/50, तो यह आ जाएगा 0.02 सेकेंड। अभिक्रिया ये जो दे रखा है इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ा होगा उसका हो जाएगा ऑक्सीकरण, या फिर जिस पदार्थ से हाइड्रोजन छोड़कर गया होगा। तो यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सिर्फ ऑक्सीजन को देख लो। यहाँ देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन आकर के जुड़ा है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड 20 का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन छोड़ करके चला गया। तो जब ऑक्सीजन छोड़कर चला गया यानी कि उसका हो गया अवकरण। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो अवकरण हुआ, बट कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ। निम्नलिखित में से किस में अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13, फास्फोरस का 15, सोडियम का 11, सिलिकॉन का 14। सबका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये 283, ये 285, 281 और 284 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा फास्फोरस के पास। रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या है? रासायनिक प्रतीक P से हम लोग डिनोट करते हैं फास्फोरस को, फास्फोरस। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? तो रदरफोर्ड साहब ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था वहां से परमाणु में नाभिक है इसका पता चला था। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलेगा आपको ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है? एल्केन का पहला सदस्य है मीथेन। एल्कीन का है एथीन।
कि CH2 और एल्काइन का है इथाइन। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है एल्काइन का। एल्काइन यानी कि ये पहला सदस्य है कौन सा, इथाइन, तो इथाइन इसका राइट आंसर होगा। एल्कीन का पूछे तो आपको आंसर एथीन करना है, ये एथीन। उसके बाद एल्केन का पूछे तो आंसर आपको मीथेन करना है। यहाँ आप ये ध्यान देना कि एल्कीन और एल्काइन का जो पहला मेंबर होता है, पहला सदस्य होता है, उसमें 2 कार्बन होते हैं, लेकिन एल्केन का जो पहला मेंबर होता है उसमें 1 ही कार्बन होता है। एल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एल्केन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण ये एक विजातीय मिश्रण है। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? यह है ल्यूकेमिया, इसी को हम लोग ब्लड कैंसर बोलते हैं। तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें फॉसिल्स फ्यूल के पास कौन सी एनर्जी होती है जिसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है? उसमें होती है रासायनिक ऊर्जा, जिसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके संबंधित अपवर्तनांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जल, कांच, वायु। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? वायु का 1.0003, ये आपको याद रखना है, 1.0003। उसके बाद जल का इसका होता है 1.33 और कांच का 1.5। तो यहाँ आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको वायु पहले दिखेगा। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले कम होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। तो 20 का राइट आंसर होगा वायु, पानी और कांच। उसके बाद डायमंड का भी याद रखें आप, हीरा का 2.42 क्या है? 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक हीरा का। विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब है? पावर हमारा होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो 100 वाट दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में पावर हमें क्या बताता है कि प्रति सेकंड कितना एनर्जी खपत होगा, प्रति सेकंड बल्ब कितना एनर्जी को कंज्यूम करेगा। 100 वाट अगर पावर दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रति सेकंड बल्ब 100 जूल एनर्जी को खाएगा। तो बल्ब प्रति सेकंड 100 किलो काट दो यहाँ से, प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। 20 का राइट आंसर होगा। अगर मान लो 50 वाट होता तो इसका मतलब ये होता कि बल्ब 1 सेकंड में 50 जूल एनर्जी को खाएगा, यानी कि खपत करेगा, व्यय करेगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से उपचारित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन उत्पन्न करेगा अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर? धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो संगमरमर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और चूना पत्थर को भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलते हैं। ये संगमरमर और चूना पत्थर ये एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का रासायनिक सूत्र। तो ये हो गया कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। तो इनसे अगर अभिक्रिया करेगा अम्ल तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, चूना के साथ नहीं होगी। अब चूना ये सेलेक्ट लाइम, क्विक लाइम कुछ भी हो सकता है, भकरा चूना, कली चूना कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये जो चूना है ये या तो धातु के ऑक्साइड होंगे या फिर हाइड्रोक्साइड होंगे। तो जब अम्ल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो सिर्फ सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं होती है। इस केस में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के केस में सॉल्ट भी बनेगा, वाटर भी बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होगी। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? नीले को लाल करना है तो जो अम्ल होगा, तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, तो ए इसका राइट आंसर होगा। घेंगा डैश की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। घेंगा ये आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, इसीलिए कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय को प्रभावित करता है? आमाशय को प्रभावित करता है कॉलिक। ये बच्चों में खास करके होता है, ये एक डिसऑर्डर है, विकार है जो बच्चों में होता है खासकर। निम्नलिखित में से कौन सा फीता कृमि के जीवन चक्र के अंतर्गत एक मेजबान है? फीता कृमि यानी कि फ्लैट वॉर्म, यह है सुअर, ठीक है, सुअर। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से ध्यान रख लो इसी सवाल से।
देखो आपको हिंदी में नाम नहीं दे रखा है, हिंदी में इसे बोलते हैं मुग्दरक निहाई वलियक, लेकिन यहाँ देखो हिंदी में नाम नहीं दिया हुआ है। तो आप सभी जो हिंदी माध्यम से हैं आपको इंग्लिश भी ध्यान में रखना है। इंग्लिश में दो नाम हैं, जैसे मुग्दरक का इंग्लिश में हम लोग मैलियस भी बोलते हैं और हैमर भी बोलते हैं। तो ये सारे ही आपको ध्यान में रखने हैं। कभी ऑप्शन में आपको हैमर एनुअल स्टेप देगा, कभी मैलियस इनकस स्टेप्स देगा। तो आपको तीनों ही ध्यान में रखना पड़ेगा, हिंदी में भी याद रखो और ये दोनों इंग्लिश में भी याद रखो। तो तीन हड्डियाँ कौन कौन से हैं? मैलियस इनकस स्टेप्स। मैलियस को हम लोग हैमर भी बोलते हैं, इनकस को एनुअल बोलते हैं और स्टेप्स को हम लोग स्टेप भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा हैमर एनुअल, ये स्टेप है, ठीक है, स्टेप। हमारे पूरे बॉडी में सबसे जो छोटी हड्डी है वो कान की हड्डी है और ये है स्टेप्स यानी कि स्टेप यानी कि वलियक। चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। ए इसका राइट आंसर। यानी चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से वो चमकता है। किसी वस्तु का भार क्या है? किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल है जो पृथ्वी वस्तु पे लगाती है। तो वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा धातु के केस में या फिर मिश्र धातु के केस में, तो बढ़ती है, इसका राइट आंसर होगा। मान लो अगर सेमीकंडक्टर होता तो, अर्धचालक होता तो ये उल्टा हो जाता। अर्धचालक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाती है। तो ये दोनों अलग अलग केस हैं। ये है कंडक्टर के बारे में और ये है सेमीकंडक्टर के बारे में। यदि वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करें। फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर और क्योंकि यहाँ अवतल दर्पण लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा निगेटिव। वस्तु दूरी तो हम लोग हमेशा निगेटिव ही लेते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। अब दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ से 1/v आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। इसको आप सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट में लिख करके बताओ क्या होगा। साइन के साथ आपको वैल्यू पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। कोटि अंक का संबंध डैश से है। कोटि अंक ये हमारे सुनने से संबंधित है, ये हमारे इनर आई का एक हिस्सा है। कोटि अंक इनर ईयर का हिस्सा है। आंख का वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा आई लेंस। जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो डैश गैस उत्पन्न होती है। तो जब मेटल और एसिड के बीच रिएक्शन होता है तो बनता है मेटल सॉल्ट, साथ में उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। मीथेन में कितने एकल आबंध मौजूद होते हैं? मीथेन जो कि एल्केन का पहला सदस्य है, CH4 होता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 4। क्या सतहों पर पॉलिश करने या स्नेह की बहुत सी मात्रा का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है? कभी भी नहीं। आप चाहे जितना भी लुब्रिकेंट का यूज कर लो, चाहे जितना भी चिकना बना लो, कभी भी घर्षण पूरी तरह से समाप्त नहीं होने वाला। तो घर्षण को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ अनियमितताएं बनी रहेंगी। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद डैश से निकलेगी। चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, प्रकाशीय केंद्र से जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है वहां से जो लाइट रे गुजरती है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, उसका अपवर्तन नहीं होती है। कहने का मतलब वो अपने रास्ते से बिल्कुल भी विचलित नहीं होती है, तो बिना किसी विचलन के निकलेगी। जैसे मान लो ये हमारा अगर अवतल लेंस है, ये है प्रकाशीय केंद्र, तो यहाँ से अगर लाइट रे ऐसे गुजरती है तो ये बिना किसी रिफ्लेक्शन के ऐसे निकल जाएगी। अगर ये मान लो ये हमारा उत्तल लेंस है, ये प्रकाशीय केंद्र है, तो यहाँ से लाइट रे अगर ऐसे प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो बिना किसी रिफ्रैक्शन के, बिना किसी अपवर्तन के, बिना अपने रास्ते से भटके सीधे निकल जाएगी। अगर मान लो अगर ये होता प्रकाशीय केंद्र के अलावा कोई सा भी हिस्सा हो तो ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, यानी थोड़ा सा तो अपने रास्ते से जरूर भटकेगी प्रकाश की किरण। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? तो दांत हो गया, हड्डी हो गया, ये सब मेनली कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं।
ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा को हमें उत्पन्न करना है, उसे जलाना है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ कहलाएगा ईंधन, फ्यूल। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। ध्वनि की चाल बराबर आवृत्ति गुने में तरंग दैर्घ्य होता है। आवृत्ति है 200, तरंग दैर्घ्य है 2 हर्ट्ज मीटर, यानी दोनों के दोनों एसआई यूनिट में है। तो 400 हमारा आंसर भी आएगा एसआई यूनिट में, यानी कि मीटर पर सेकंड में। तो 400 मीटर पर सेकंड। राइबोफ्लेविन क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को बोलते हैं। तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 विटामिन है ये। किसी वाष्पशील घटक को उसके गैर वाष्पशील विलय से पृथक्कृत यानी अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? सवाल कुछ ये है, आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें एक पदार्थ ऐसा है जो वाष्पीकृत हो सकता है, यानी वो द्रव से भाप में बदल जाएगा, और एक है जो वाष्पशील नहीं हो सकता है, जो वाष्पशील नहीं है, यानी वो द्रव से भाप में नहीं बदलेगा। तो उसे हम अलग कैसे करेंगे? जैसे कि नमक और पानी का घोल, हम इसे अलग कैसे करेंगे? सिंपल है, पानी को घोल को गर्म करो, पानी भाप में बदल जाएगा, नमक रह जाएगा। तो ये कौन सा विधि है? वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती? आवाज को चलने के लिए चाहिए माध्यम, चंद्रमा पर इसे कोई माध्यम नहीं प्राप्त होता है, इसीलिए हम आवाज को नहीं सुन पाएंगे। तो चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। प्रणोद का एसआई मात्रक क्या है? प्रणोद ये बल है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये इसका राइट आंसर है। प्रणोद यानी कि थ्रस्ट। तो थ्रस्ट ये वो बल है जो किसी सतह पे लंबवत लगती है, जो हम लोग दाब लिखते हैं प्रेशर बराबर लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है, यानी और अगर क्लियरली बात करें फॉर्मूले की तो ये होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। इस एरिया पे लगने वाला लंबवत बल होता है जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में, तो इसी को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। बालों का रंग डैश के कारण होता है। बालों का रंग जो हमारा चमड़ा है, स्किन है, उसका रंग ये होता है मेलेनिन के कारण, मेलेनिन पिगमेंट के कारण। तो हेयर और स्किन का कलर जो हमारे पास है वो मेलेनिन पिगमेंट के कारण है। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? कौन सा एक नर्व सेल है? यह है न्यूरॉन। कार्लोस लिनियस, जिसे हम लोग कार्ल लिनियस भी बोलते हैं, को किसका जनक माना जाता है? यह है कार्ल लिनियस। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी के कमी से होती है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के कमी से होती है स्कर्वी। विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है? कौन सी धातु है ये? आप सभी को पता है, इसका एटॉमिक नंबर है 80। यह है मरकरी। पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यह है इथाइल एल्कोहल, यानी कि एथेनॉल। फॉर्मूला C2H5OH। एथेनॉल को 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर डैश प्राप्त होती है। एल्कोहल को जब हम गर्म करेंगे 440 केल्विन पे H2SO4 के साथ, तो बन जाएगा एल्कीन। अब यहाँ एथेनॉल दे रखा है। एथेनॉल यानी कि दो कार्बन वाला एल्कोहल। यहाँ 2 कार्बन वाला अगर एल्कोहल होगा तो यहाँ 2 कार्बन वाला एल्कीन बनेगा। जितने कार्बन वाला एल्कोहल होगा उतने ही कार्बन वाला एल्कीन बनेगा। मेथनॉल के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एल्कीन का जो पहला सदस्य होगा उसमें कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। अगर 3 कार्बन वाला एल्कोहल होगा तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला एल्कीन बनेगा। तो एथेनॉल है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एथीन। ठीक है, एथीन यानी कि CH2 डबल बाउंड CH2, और यह है CH3CH2OH। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, ये H+ देगा, ये H+, और यहाँ पे ये OH,
ये मिल करके यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, पानी निकल जाएगा और बन जाएगा एल्कीन। तो यहाँ जो H2SO4 है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, निर्जलीकारक के रूप में काम करता है। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है। जैसे एक बार आप किसी खाली कमरे में एक बार आप हेलो बोलते हो तो वहाँ हेलो 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 इस तरह का आवाज़ हमें बार बार सुनने को मिलता है। इसे बोलते हैं रिवर्बरेशन, हिंदी में बोलते हैं अनुरणन। बट यहाँ देखो प्रतिध्वनि दे रखा है, तो प्रतिध्वनि की जगह पर अनुरणन होना चाहिए था यहाँ पे, बट कोई नहीं, अनुरणन नहीं है तो हम लोग डी इसको टिक कर देंगे। बट हमारा जो बेस्ट आंसर होता ये अनुरणन होता। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय गति को नियंत्रित करता है? यह है पेस मेकर। पेस मेकर ये एक डिवाइस है जिसे चेस्ट में डाला जाता है हार्ट बीट्स को कंट्रोल करने के लिए। डैश के ऑक्सीकरण के कारण कार्बन में मांग उत्पन्न होती है, यानी कार्बोनेसियस डिमांड उत्पन्न होती है। यह है ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। सभागार में अवांछनीय अत्यधिक प्रतिध्वनि को रोकने के लिए छत और दीवारों को किस सामग्री से ढका जाता है? ये वो सामग्री होता है जो अभी आपने देखा था रिवर्बरेशन, इसको रोके। क्योंकि एक बार हेलो बोलेगा तो कई बार हेलो सुनने को मिलेगा, फिर उसके बाद कुछ और वर्ड बोलेगा उसका भी रिवर्बरेशन होगा, तो इस तरह से बात समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो इसे रोकने के लिए ध्वनि शोषण पदार्थ यानी ऐसे ऐसे पदार्थ को लगाया जाता है जो कि इसको खत्म कर दे, बार बार जो साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है उसे रोक दे। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं, कितने होते हैं? ये 8। सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? सूखा रोग जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स। तो इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है तो यह कंकाल तंत्र हो जाएगा। सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? विनेगर में कौन सा एसिड होता है? यह है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसी को हम लोग बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3COOH, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणविक है? कौन सा डाई एटॉमिक है? आर्गन मोनोएटॉमिक, हीलियम मोनोएटॉमिक, फ्लोरीन डाई एटॉमिक, मीथेन यह है टेट्रा एटॉमिक। सी इसका राइट आंसर। सॉरी, मीथेन ये पेंटा एटॉमिक। अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है? अमोनिया जो कि एक वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में बन जाता है, और अमोनिया ये एक जहरीला पदार्थ है। हमारा बॉडी इसे ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकता है क्योंकि ये जहरीला है, इसीलिए इसे कम जहरीले पदार्थ यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, और ये काम है लीवर का। अमोनिया से यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लीवर। यूरिया ये कम जहरीला पदार्थ है, इसे हमारा बॉडी कुछ समय तक स्टोर करके रख सकता है, लेकिन अमोनिया को नहीं रख सकता है। यूरिया का फॉर्मूला आप याद रखो, NH2CONH2। इकाई क्षेत्रफल पर प्रणोद क्या कहा जाता है? इकाई क्षेत्रफल पर प्रणोद, तो अभी हम लोग देखा था कि थ्रस्ट बट्टे में एरिया क्या था? दाब। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो महिलाओं के अंदर बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, सिक्रीट करता है इस हार्मोन को, प्रोलैक्टिन हार्मोन को। क्षारीय विलयन हल्दी सूचक के रंग को डैश में बदल देता है। जो बेसिक सॉल्यूशन होता है ये हल्दी सूचक के रंग को पीले से लाल में बदल देता है। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है। प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन की संख्या वही होती है जो परमाणु क्रमांक होती है, तो 11 इसका राइट आंसर। यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाही धारा का मान ज्ञात कीजिए। 1 सेकंड में जितना कूलम आवेश पास होता है वही करंट होता है, तो 20 एम्पियर हमारा राइट आंसर होगा। सरल उपकला डैश होती है यानी सिंपल एपिथेलियम, तो ये सिंगल लेयर सेल होते हैं, एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफ़ेद पाउडर क्या होता है? मैग्नीशियम फीते के जलने पर, जब भी हम लोग जलने की बात करते हैं हम लोग किससे रिएक्शन करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कलर का पाउडर बनाता है।
सफ़ेद पाउडर याद रखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर बनता है मैग्नीशियम के जलने पर। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जल में घुलनशील होता है, तो अगर हम इसमें पानी डालें तो ये बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीसिया भी बोलते हैं और इसका यूज एंटासिड के रूप में किया जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करके देखो, आएगा आंसर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है पीतल, और कांसा ये है कॉपर और टीन की मिश्र धातु। ये देखो सोल्डर पहले बता दूं मैं, ये लेड और टिन की मिश्र धातु है। ये एल कीनो नहीं है, ये एल निको है, एल निको। देखो एल यानी कि Al, नी यानी कि Na और को यानी कि CO। तो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और साथ में यहाँ आयरन मिक्स कर दो, तो ये जो एल निको है ये लोहा का एक मिश्र धातु है जिसमें एल्यूमिनियम है, निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है। मेनली इसमें आयरन होता है और इसके साथ ये सारे मिक्स होते हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। यह है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन हार्मोन ये बनाता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो हमारे दोनों किडनी के ऊपर होता है। तो दो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं जो दोनों किडनी के ऊपर होते हैं और ये सिक्रीट करता है एड्रीनालिन हार्मोन और इसे कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है? अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? अल्ट्रासाउंड 20 किलोहर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है और 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो साउंड होती है उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक, यानी कि अवश्रव्य ध्वनि। अल्ट्रासाउंड ये है पराश्रव्य ध्वनि और हम जो ध्वनि को सुन पाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच, जिसे हम लोग बोलते हैं सोनिक साउंड या फिर ऑडिबल साउंड। सामान्यतः प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? टूथपेस्ट ये क्षारीय होता है। एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। टाइलिन, इस टाइलिन को हम लोग सेलेवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। सेलेवरी एमाइलेज कहाँ मिलता है? लार में, सलाइवा में। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जियां में आयरन प्रचुर मात्रा में मिलती है। वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर कितना है? यह है 9 ppm। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। पत्थर के कोयले यानी कि कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? कोक का यूज किया जाता है मेटलर्जी में। मेटलर्जी यानी कि धातु निष्कर्षण में एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, तो अपचयन अभिकर्मक के रूप में। एक कूलम आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर पर स्थानांतरित करने पर कितना कार्य होगा? ये 1 जूल का परिभाषा है। 1 जूल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि W = Q इंटू में भी ये 1 कूलम, ये 1 वोल्ट, आंसर आ जाएगा 1 जूल। 1 जूल। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातुएं हैं। आप इन 7 का नाम लिख करके कमेंट में बताइए। इनमें से एक है जर्मेनियम, बाकी के 6 कौन है आप नाम लिख करके बताएं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? शुष्क बर्फ हम लोग बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करके उसके टेम्परेचर को कम करके उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बट जैसे ही हम लोग वहाँ से प्रेशर को रिलीज करेंगे, जैसे ही हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से प्रेशर को हटाएंगे, ये तुरंत ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, यानी ब्लड शुगर को ये कम नहीं होने देगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है इंसुलिन, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है ग्लूकागन। ठीक है, ग्लूकागन। यहां आंसर क्या होगा? ग्लूकोज क्या करेगा? ब्लड शुगर को कम करेगा।
ब्लड शुगर को कम करने का मतलब है कि एक नॉर्मल पोजीशन पे लेकर के आएगा, कम करके, बट शुगर को कम करके। ग्लूकागोन शुगर को बढ़ा करके बैलेंस बनाएगा। हमसे बोला है शर्करा को ब्लड शुगर को बहुत कम होने से बचाता है, यानी ये कम नहीं होने देता है, ब्लड शुगर को थोड़ा सा बढ़ा कर रखता है ताकि बैलेंस रहे। ये हो जाएगा ग्लूकागन। और ये दोनों हार्मोन्स हैं, और ये दोनों हार्मोन्स सिक्रीट करता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि पैनक्रियाज का पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट है, अंतःस्रावी हिस्सा है। पेलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा ये नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम। फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड, ये है विटामिन B9। एस्कॉर्बिक एसिड, ये है विटामिन C। राइबोफ्लेविन, ये है विटामिन B2। विटामिन B1 को बोलते हैं थियामिन, विटामिन B12 को बोलते हैं सियानोकोबालामिन, विटामिन B12 में मिलता है कोबाल्ट। निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति यानी कि आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। तो पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है? फ्लोरीन के पास। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ मिलती है? कान में। गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है? गोलीय लेंस की अवधारणा प्रकाश का अपवर्तन, और दर्पण होता तो प्रकाश का परावर्तन। लीकोडर्मा डैश की बीमारी है। ये आप देख रहे हो स्किन पे, ये व्हाइट कलर का जो पैचेज बन चुका है, आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कभी किसी ऐसे इंसान को जिसके स्किन के ऊपर इस तरह के पैचेज आपको दिखा होगा व्हाइट कलर का, इसी को बोलते हैं लीकोडर्मा। तो ये त्वचा की बीमारी है, लीकोडर्मा। रासायनिक सूत्र K2SO4 डैश को निरूपित करता है। यह पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट क्या है? यह है 70 से 80 बीट प्रति मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरता पदार्थ है? कठोर पदार्थ है। इन ऑप्शंस में कौन हो जाएगा? हीरा। हीरा आप ऐसे याद रखो, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। मिथाइल ऑरेंज डैश होता है। मिथाइल ऑरेंज उदासीन माध्यम में और क्षारीय माध्यम में पीला होता है, बट अम्लीय माध्यम में लाल। यहाँ नारंगी नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, लाल आप बोल सकते हो। अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला हमारा राइट आंसर होगा। माध्यम चाहे क्षारीय हो या उदासीन हो, पीला होगा। अगर अम्लीय है तो ये लाल होगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होगा? विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होगा, रक्त का थक्का जमने में समस्या। इन तथ्य की खोज किसने की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं? कौन हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन ने कहा प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। न्यूटन ने सबसे पहले श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार करके 7 रंग प्राप्त किया था। डैश पदार्थ का वाष्पीकरण हो जाता है। डैश पदार्थ का वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, चाहे वो क्वथनांक के ऊपर का टेम्परेचर हो, चाहे क्वथनांक के नीचे का टेम्परेचर हो। तो इसके क्वथनांक के नीचे के ताप पर भी हो जाता है। लेकिन जब वाष्पीकरण बॉइलिंग पॉइंट पे होता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट के बाद होता है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, यानी कि पानी भाप में बदलता है, तो पानी का भाप में बदलना वाष्पीकरण है। लेकिन ये वाष्पीकरण अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है या फिर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पर हो रहा है, जैसे 101 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस, कोई सा भी टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, उस पर अगर वाष्पीकरण हो रहा है तो उसे हम लोग क्वथन बोल देते हैं। क्वथन यानी कि बॉइलिंग बोल देते हैं। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है तब हम क्वथन नहीं बोलेंगे। जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पर होता है, उस समय हम लोग बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, क्वथन नहीं बोलेंगे, उस समय हम लोग सिंपली वाष्पीकरण बोलेंगे। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। कहाँ होता है ये? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई जिसे हम लोग वायु कोश, एयर सैक या फिर वायु कोष्ठक भी बोलते हैं। तो यहाँ देखो, ये जो आपको दे रखा है क्रीपिका, आई थिंक यही इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्रीपिका। क्योंकि श्वसनिका, ब्रोंकाई, ट्रैकिया ये सब तो आंसर होगा नहीं, तो एक यही बचता है। तो एल्वियोलाई को हिंदी में क्रीपिका भी बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता
क्योंकि एल्विलाई को वायु कोष्ठक बोलते हैं, ये पता है, ये किताबों में होता है लिखा हुआ वायु कोष्ठक या फिर वायु कोश या फिर एल्विलाई ही लिखा होता है। तो आप एल्विलाई ध्यान में रखो, हो सकता है एग्जाम में आपको ये ना मिले, नेक्स्ट टाइम एल्विलाई ही लिख करके आ जाए। तो एल्विलाई ही है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। ध्वनि की इनमें से कौन सी विशेषता हमें समान पिच और तीव्रता वाली ध्वनियों को अलग अलग करने में सक्षम बनाती है? जैसे देखिए, दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, दो वाद्य यंत्र हैं, मान लो एक है M1 और एक है M2, एक M1 है और एक M2 है। यहाँ से भी साउंड आ रही है, यहाँ से भी साउंड आ रही है। मान लो इस दोनों की जो पिच है, इस दोनों की पिच ये सेम हो जाए, इस दोनों की जो इंटेंसिटी है वो भी सेम हो जाए, फिर भी जब हम साउंड को सुनेंगे हम ये तुरंत पता लगा लेते हैं कि ये जो साउंड है ये इस वाद्य यंत्र से आ रही है और ये जो साउंड है ये इस वाद्य यंत्र से आ रही है, जबकि दोनों की पिच सेम है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, फिर भी क्योंकि ध्वनि के पास एक विशेषता होती है क्वालिटी। जी हाँ, क्वालिटी बोलते हैं इसे, गुण। तो ध्वनि की विशेषता या गुण। धातु अम्ल अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न। इसके पहले सवाल से 501 से थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है। थ्रोम्बोसिस में नस फटते हैं। नस क्यों फटते हैं? क्योंकि इसके अंदर ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, यानी रक्त जम जाता है, जिसके कारण जो रक्त वाहिनियां हैं वो फट जाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश का माप होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके जड़त्व का माप होता है। जड़त्व एक भौतिक राशि नहीं है, जड़त्व का कोई मात्रक नहीं होता। सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह आधा इंच की दर से बढ़ता है? ये है बाल, हेयर। लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में टूटना डैश का एक उदाहरण है। एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में जब टूटता है, एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में जब टूटते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। कूलम बाई सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? तो कूलम प्रति सेकंड क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर करंट का ऐसा मात्रक है। टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले टाइफाइड बेसिलिस की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? यह है 8 से 14 दिन। 8 से 14 दिन। आलू एक डैश है, आलू एक तना है, स्टेम है। निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। मेजबान यानी कि होस्ट पर ही मल्टीप्लाई होते हैं। तरंग वेग का ऐसा मात्रक क्या है? वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और हर्ट्ज ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में वायुमंडल में मौजूद वर्षा की प्रत्येक बूंद किसकी तरह काम करती है? ये हो जाएगा कांच का प्रिज्म। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। इंद्रधनुष में वही होता है। इंद्रधनुष में श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बिखर जाता है। तो इस प्रकार वर्षा की प्रत्येक बूंद कांच के प्रिज्म की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है? श्लेष द्रव पाया जाता है मुक्त रूप से गतिशील जोड़, यानी ऐसे जॉइंट्स जो फ्रीली मूव करते हैं। वहाँ फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए ये फ्लूइड पाया जाता है। डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम का परिणाम है? यह है परमाणु अविभाज्यकरण है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो डी इसका राइट आंसर। उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? समान आकार का प्रतिबिंब चाहिए तो 2f1 पर अगर हम रखें तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा और ये होगा समान आकार का। तो 2f1 पर इसका राइट आंसर होगा। मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने के और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन है? यह समस्थानिक है कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60। यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में। डैश में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। बैक्टीरिया में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? एसिटिक अम्ल जिसे सिरके में डाला जाता है, और ये एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, यानी कि 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। मेथेनोइक अम्ल ये
फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, साधारण नाम है फॉर्मिक अम्ल। और ये अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, जो बिच्छू होते हैं उसके डंक में, मेथनोइक अम्ल। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ब्यूटेन ये एल्केन का मेंबर है, एल्केन का ये चौथा मेंबर है। और क्योंकि यहाँ रूट वर्ड ब्यूट है तो ब्यूट के लिए कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो ये हो जाएगा हमारा C4H10। अभी C4H10 ही होगा, C4H8 C4H6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है ये होता है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन उसके दोगुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। तो 4 कार्बन है तो इसका दोगुना 8 हो जाएगा और 2 ज़्यादा तो 10 हो जाएगा, C4H10। ये जनरल फार्मूला आप ध्यान में रखना। यहीं से ये 2 हटा दो तो एल्कीन का जनरल फार्मूला हो जाएगा, उसमें से और 2 हटा दो तो वो अल्काइन का हो जाएगा, यानी CnH2n ये एल्कीन का है, मैंने 2 माइनस कर दिया। अब यहाँ से मैं 2 और माइनस कर दूँ ये, तो ये हो गया हमारा एल्काइन का जनरल फार्मूला। तो ये है एथेन, ये है प्रोपेन, ये है ब्यूटेन, ये है पेंटेन। धातुओं की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की एक क्षमता को क्या कहा जाता है? तो धातु के पास एक भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है कि उसे पीट करके पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस खासियत को, धातु के अंदर ये जो खासियत है, इसे कहा जाता है आघातवर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। निम्नलिखित में से किस कारक पर द्रव में किसी वस्तु पर घर्षण बल निर्भर करता है? द्रव में कोई वस्तु है तो उस पर जो घर्षण बल काम कर रहा है, ये द्रव के संबंध में गति, यानी कि जो द्रव है उसके रिस्पेक्ट में जो गति है वस्तु का, द्रव की नेचर, उसके बाद वस्तु का आकार। तो इनमें से सभी राइट आंसर। फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? फोटोट्रोपिज्म यानी कि पौधे का प्रकाश की दिशा में बढ़ना, और फोटोट्रोपिज्म को प्रमोट करता है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन ये एक पादप हार्मोन है, तो ऑक्सिन हार्मोन ये फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डैश जेट विमान उत्सर्जन में मौजूद प्रमुख एरोसोल प्रदूषक है। यह है फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन सह संयोजन बंध 2 परमाणुओं के बीच डैश के द्वारा बनते हैं। सह संयोजन जो बंध होते हैं, कोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं, ये बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। डैश अपने हवा से नाइट्रोजन का यौगीकरण कर सकता है। यह है फलियां। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब मजबूत अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक मजबूत क्षार है। मार्ग में मौजूद कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो रास्ते में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो जो लाइट को स्कैटर करते हैं, इसे कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। ये देख रहे हो, यहाँ से टॉर्च जलाया गया तो ये जो मिक्सचर है इसमें लाइट का जो पाथ है वो नहीं दिख रहा है, बट इसमें दिख रहा है, तो इसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो मिक्सचर है, इसमें जो मिक्सचर है ये टिंडल इफेक्ट को दिखा रहा है, और ये जो मिक्सचर है ये टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखा रहा है। तो ये जो विलियन है ये है कोलॉइड, जैसे कि दूध, कोलॉइड। तो कोलॉइड ये टिंडल इफेक्ट को दिखाता है, कोलॉइड। और उसके बाद सस्पेंशन। तो कोलॉइड और सस्पेंशन ये दोनों टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं, बट इस दोनों में अंतर ये है, कोलॉइड तो हमेशा दिखाएगा, सस्पेंशन कुछ समय के लिए दिखाएगा, जब तक इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में होंगे मिक्सचर के अंदर, सॉल्वेंट में। जब इसके सारे ही कण तले में बैठ जाएंगे, बॉटम में जाकर के सेटल डाउन हो जाएंगे, उसके बाद सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाएगा, कोलॉइड हमेशा दिखाएगा। कोलॉइड जैसे कि मिल्क हो गया। उसके बाद जो सोल्यूशन होता है, जैसे कि नमक पानी का घोल, वो हो गया हमारा होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण, वो नहीं दिखाएगा। तो समांगी मिश्रण ये टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाता है, विसमांगी मिश्रण दिखाता है। तो सस्पेंशन, निलंबन और कोलॉइड ये दोनों ही विसमांगी मिश्रण है, जबकि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, ये सब समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण को हम लोग जनरली सिर्फ सोल्यूशन वर्ड भी यूज करते हैं समांगी मिश्रण के लिए। तो सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड में सोल्यूशन नहीं दिखाएगा टिंडल इफेक्ट, बाकी कोलॉइड दिखाएगा, सस्पेंशन भी दिखाएगा, बट थोड़ी देर के लिए दिखाएगा, उसके बाद ये नहीं दिखाएगा।
बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक स्थान पर बड़ी संख्या में लगाई गई वायु चालित टरबाइनों के सेटअप को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पवन ऊर्जा फॉर्म। सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? सल्फर का सिंबल होता है S। रीढ़ को डैश भी कहा जाता है। बैकबोन को और क्या कहा जाता है? और बैकबोन को क्या बोलते हैं? स्पाइन बोलते हैं। तो मेरुदंड इसका राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इसे अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण तकनीक का उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से यानी कि नमक और पानी के घोल से, नमक और पानी के घोल से नमक को पानी को अलग करना है तो इसे वाष्पीकृत करवा दो। पानी को वाष्पीकृत करवा दो तो पानी भाप में बदल जाएगा, बच जाएगा सोडियम क्लोराइड। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? मानव शरीर का जो मेजर पार्ट्स हैं ये पानी से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? ये हमें पढ़ना होता है +1 +2 में, ये क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। इसका आंसर है अपबाउ प्रिंसिपल। अपबाउ प्रिंसिपल। मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CSO4.2H2O। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी में जब आप पानी डालोगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और ये है फॉर्मूला जिप्सम का। जिप्सम। डैश के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है लेकिन एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है बट ये एक अधातु है, कार्बन का अपरूप है। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक न्यूरॉन के कोशिका रचना को क्या कहा जाता है? ये न्यूरॉन का पिक्चर है। पूछा गया है कि इसे क्या कहा जाता है? ये जो पार्ट है इसे सोमा कहा जाता है। तो सोमा इसका राइट आंसर होगा। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दुगुना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा? ओम कहता है विभवांतर दुगुना तो करंट भी दुगुना, तो करंट दोगुनी हो जाएगी। ये एक अभिक्रिया दे रखा है। पूछा है ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन है? ऑक्सीकृत यानी किससे आकर के ऑक्सीजन जुड़ेगा या किसको छोड़ करके हाइड्रोजन जाएगा। यहां देख लो HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन चला गया, बच गया यहाँ सिर्फ क्लोरीन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो गया ऑक्सीकरण। वहीं ये जो लेड ऑक्साइड है इसका हो गया रिडक्शन, क्योंकि इससे ऑक्सीजन छोड़ करके चला गया, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार और पृथ्वी पर उसके भार की तुलना करें तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 हो जाता है जितना उसका भार पृथ्वी पे होता है। तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वस्तु का भार अधिक होता है, ये गलत है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वस्तु का भार कम होता है, ये सही है। परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। एशेरिकिया कोलाई डैश में पाया जाता है, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ई कोलाई। ई कोलाई। तो ये कहाँ मिलता है? मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला ये बैक्टीरिया है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? 1 कूलम पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉन को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉन को समूह संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, और जो कोशों की संख्या होती है ये हमें आवर्त के बारे में बताता है, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये हमें समूह के बारे में बताता है। घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को मवाद कहा जाता है, पस कहा जाता है। किस तरह के तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं? यानी अगर ये तरंग का डायरेक्शन है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं ये इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, इसके पैरेलल या फिर इसी के अलॉन्ग वाइब्रेट करते हैं। तो ये होता है अनुदैर्ध्य तरंग में, जैसे कि ध्वनि तरंग। और एक होता है अगर ये तरंग के चलने की दिशा है तो मीडियम के पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, लंबवत वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। ये होता है अनुप्रस्थ तरंग, जैसे कि हमारा प्रकाश। पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को डैश स्थान कहा जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं, अंतरा अणुक स्थान।
कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण प्रयोग सबसे पहले किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये हमारे जांघ की हड्डी है, फीमर। निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पतले पदार्थों के रूप में नामित किया गया है? यह है ग्राफीन। ग्राफीन ये कार्बन का अपरूप है। ये एक समीकरण दे रखा है, उत्पादों की पहचान कीजिए। यह है कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और यह है अम्ल। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इन सभी में दिख रहा है आपको। उसके साथ और कौन सी प्रोडक्ट बनते हैं? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? यह है हृदय, हार्ट। रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है, क्लियर विजन होती है, क्या कहलाती है? यह मैकुला का हिस्सा है, गर्तिका। गर्तिका। और अंध क्षेत्र वो जगह है जहां बिल्कुल भी इमेज नहीं बनती, जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं या फिर ऑप्टिक डिस्क। एंजाइम क्या है? एंजाइम ये कैटालिस्ट है हमारे बॉडी के अंदर, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ये क्या करता है? जटिल जैविक पदार्थों को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स इन सभी को तोड़ने का काम करता है। हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के भराव वाले क्षेत्रों में डाला जाता है तो क्या होता है? सवाल आपसे ये पूछ रहा है, लोहा जो कि धातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड, तो मेटल और एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा मेटल सॉल्ट, धातु लवण, और यहाँ इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है। ये आप देख लो, कुछ जनरल इक्वेशंस है, यहाँ से खूब सारे सवाल पूछे गए आपके एग्जाम में। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मेटल ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, बट मेटल कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो सॉल्ट वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है। तो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। बट कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ करवाएं तो सॉल्ट वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है, और मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करें तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखना। हमारा जो ये सवाल था ये 1 नंबर वाले इक्वेशन पे था। दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अब मुझे लगता है यहाँ पे सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरे आवर्त में ना होकर के होना चाहिए दूसरे कोश में, क्योंकि दूसरे आवर्त में परमाणु संख्या 3 से लेकर के 10 तक के तत्व आते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 तक हो सकती है दूसरे आवर्त के परमाणुओं में। तो इस हिसाब से तो 6, 2, 8, 4 सारे आंसर होने चाहिए। तो यहाँ सवाल कुछ ये पूछना चाह रहा है कि दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है मैक्सिमम। तो हम लोग क्या करते हैं, 2n² फॉर्मूला लगाते हैं। 2 इंटू में दूसरे कोश में तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 8। तो 8 हमारा राइट आंसर होगा, बट यहाँ आवर्त नहीं कोश होगा। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही निर्दिष्ट मूल कण शामिल होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानी के 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या में होती है, डैश कहलाते हैं। कार्बन 12 जो समस्थानिक है कार्बन का, उसके 12 ग्राम में जितने परमाणुओं की संख्या होती है कहलाते हैं। यह 1 मोल की परिभाषा, 1 मोल की परिभाषा है। 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या ही बोलते हैं। इसे हम लोग n नॉट से डिनोट करते हैं या फिर Na से डिनोट करते हैं। मानव कान ध्वनि की श्रव्य आवृत्ति को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो डैश के माध्यम से मस्तिष्क में जाता है। यह है श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व। जब हम कुछ सुनते हैं तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है और इसी तंत्रिका के जरिए मस्तिष्क को जाता है। जब हम कुछ देखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है और दृश्य तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को जाता है। कौन सी जीवाश्म ईंधन पानी, लवण और मिट्टी के कणों से युक्त कई ठोस, द्रव और गैसीय हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है? तो यह है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है?
तो हमारे इम्यून के लिए विटामिन सी आवश्यक है। कौन सी क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी होती है? हमसे पूछा है आकार में सबसे छोटी होती है, बट क्षारीय धातु कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। ये क्षारीय धातु है, ये ग्रुप नंबर 1 के तत्व है। इसमें लिथियम सबसे छोटा हो जाएगा और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे आकार बढ़ेगा, तो लिथियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम हमारे आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है और हाइड्रोजन हमारे आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है, या फिर अधातु बोल दो। जस्ता के विद्युत अपघटनी शोधन के दौरान जब जस्ता को रिफाइन किया जाता है, वहाँ जस्ता 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो ये कैथोड पर जाकर के जमा होता है। जूते के तलवे में खांचे क्यों बनाए जाते हैं? ताकि फ्रिक्शन अच्छे से काम कर सके और घर्षण को और बेहतर पकड़ प्रदान कर सके। तो घर्षण को बढ़ाने और बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए। ऑडिटरी डैश से संबंधित है। ऑडिटरी ऑडियो किससे संबंधित है? सुनने से संबंधित है। ऑडिटोरियम जहाँ लोग सुनने जाते हैं किसी की बात को, तो ऑडिटरी ये सुनने से संबंध है। एक परिपथ के चारों ओर 5 एम्पियर की एक धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। इतने समय में परिपथ में एक बिंदु से कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो करंट बराबर ये होता है आवेश बट्टे में समय। हमसे आवेश पूछा है तो करंट और गुने में समय 5 और गुने में 10, ये 50 कूलम राइट आंसर। आवेश का ऐसा मात्रक है कूलम। बिच्छू बोटी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? यह है फॉर्मिक अम्ल जिसे हम लोग मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। फॉर्मूला याद रखना HCOOH। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? लिगामेंट एक संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये एक फॉर्मूला दे रखा है, इसका IUPAC नाम क्या है? ये फॉर्मूला है तो C+O। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसका है? ये है कीटोन का। तो हमसे IUPAC नाम पूछा है, तो 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है प्रीफिक्स, तो प्रोपेनॉन। क्योंकि ये कीटोन है तो IUPAC नाम के लास्ट में आपको मिलेगा ओन, तो ये है प्रोपेनॉन। वैसे डाइमिथाइल कीटोन और एसीटोन भी इसका नाम है, बट हमसे IUPAC नेम पूछा है तो ये प्रोपेनॉन ही होगा। एसीटोन भी बोलते हैं इसी को, याद रखना है एसीटोन, CH3COCH3 एसीटोन। और इसी को आप डाइमिथाइल कीटोन बोल सकते हो। यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 के लिए डाई, और ये मिथाइल ग्रुप है तो डाइमिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो डाइमिथाइल कीटोन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ओजोन भी है, उसके साथ वाटर वेपर, उसके बाद मीथेन भी है। अम्ल स्वाद में डैश होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। मनुष्यों में हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम लोग दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं। इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है, नज़दीक की नहीं दिखती है। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है। और एक होता है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, उसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज होता है। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन के समय में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, खाना बनाने के लिए। रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। गठिया वात हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? ये हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। डैश को लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो फूड आइटम्स होते हैं उसे लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज किया जाता है, खाद्य वस्तुएं। हाइड्रोजन में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? यह है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किस अवस्था में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण मौजूद होते हैं? यह है पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। एक तनु फेरस सल्फेट विलयन, यानी एक विलयन है FeSO4 का,
को अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4, आप याद रखना। के विलियन वाले बीकर में धीरे धीरे मिलाया गया विलियन का हल्का बैंगनी रंग फीका हो जाता है और अंत में गायब हो जाता है। प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही स्पष्टीकरण है? पोटेशियम परमैंगनेट ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक ऑक्सीकारक है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकरण अभिकर्मक है, फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण करता है। यही हमारा राइट आंसर होगा। लगेज में रोलर क्यों लगाए जाते हैं? लगेज में रोलर इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है और वस्तुओं को रोल करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है उसे घसीटने की तुलना में। तो पहिए घर्षण को कम करते हैं और रोलिंग गति को सुचारू और एवं आसान बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है? ये ग्रंथि है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है? ये होता है यूरेनियम 235। और कंट्रोल रड के रूप में कैडमियम या फिर बोरोन का रड यूज किया जाता है। उसके बाद मॉडरेटर के रूप में H2O, D2O एंड ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। डैश आंख की बाह्यतम तंतुमय कोटिंग है, यह है स्क्लेरा श्वेतपटल। किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व का SI मात्रक क्या है? आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, तो कोई मात्रक नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व को हम लोग विशिष्ट गुरुत्व भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटे में पानी का घनत्व। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका भी कोई SI मात्रक नहीं होता है। प्याज एक डैश है, प्याज एक मॉडिफाइड स्टेम है और इसे मॉडिफाइड स्टेम को हम लोग बल्ब बोलते हैं, कंद। तो ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर के हर कोशिका तक पहुंचाता है? यह है RBC, रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल बोल दो आप। इसमें होता है हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन जाता है। कौन सी सामग्री रोटी को फुली हुई, ठीक है, फुली हुई बनाती है? तो यह है ईस्ट, खमीर। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? आयोडीन की कमी से ग्वाटर होता है, घेगा। हैमर एंड स्टडप नामक हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? स्टडप ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये तीनों ही हड्डियां ध्वनि को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं और एम्पलीफाई यानी कि साउंड के लाउडनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। ये जो हड्डियां हैं ये हमें कान में मिलती है। समरूप गुणसूत्र क्या है? तो समरूप गुणसूत्र को ही हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिध्वनि को, इको को कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोषक यानी कि जो ध्वनि को अवशोषित कर ले सामग्री का एक उदाहरण है? तो यह है संपीड़ित फाइबर बोर्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। तो सब में सोडियम है तो पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब तो होगा नहीं। यहाँ जो आंसर होगा हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। कार्बन यौगिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, तो ये सही है। उसके बाद ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं, ये भी सही है। तो विद्युत के कुचालक है और उसके बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सर्जरी का जनक माना जाता है सुश्रुता को, सुश्रुत। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा घटता है? आवर्त में हमें जाना है लेफ्ट से राइट में। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या यानी कि परमाणु का आकार, साइज ये घटेगा। वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बढ़ेगा। आयनीकरण ऊर्जा यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये भी बढ़ेगा। हमारा जो आंसर होगा परमाणु त्रिज्या। परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए मानक संदर्भ के रूप में किस समस्थानिक को चुना गया था? यह है कार्बन 12, कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 12। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी
स्वर्ण चावल से पूरी होती है, गोल्डन राइस से पूरी होती है। यह है विटामिन ए। विटामिन ए। मानव शरीर की जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? यह है फीमर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी पौधा है? मांसाहारी पौधा ये विनस फ्लाईट्रैप, घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट्स, सनड्यू, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों आप ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि है? हम लोग जो म्यूजिक सुनते हैं उसमें कई सारी फ्रीक्वेंसी मिक्स होती है, तो जब कई सारी फ्रीक्वेंसी मिक्स होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं नोट। बट जिसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, उसे हम लोग बोलते हैं टोन। तो इसी टोन को हिंदी में बोलते हैं सुर। शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? ब्लड सेल्स, ये कहाँ उत्पन्न होती है? ये है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, बोन मैरो।